नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं किसका होगा राज तिलक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हर किसी के जेहन में यही सवाल, अब की बार किसका बिहार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार का। बिहार में फिलहाल तीसरे दौर के आखिरी चरण के मतदान के 7 घंटे पूरे हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज भी मतदान की रफ्तार सामान्य दिख रही है। हालांकि सुबह थोड़ी तेजी जरूर थी, लेकिन दोपहर 1 बजे तक 35% वोटिंग की खबर है। सबसे तेज मतदान मुजफ्फरपुर और वैशाली में हो रहा है। आज वोटिंग का आखिरी दौर है, फिर नतीजे का इंतजार रहेगा। लेकिन आज तक पर, आज शाम 5 बजे से आप देखेंगे सबसे तेज, सबसे सटीक एग्जिट पोल। और हमारा जो अब तक का इतिहास रहा है एग्जिट पोल को लेकर, वो लगभग सही रहा। और इसी वजह से आज का एग्जिट पोल बिहार चुनाव पर भी देखना आपके लिए रहेगा बेहद दिलचस्प। यानी कि नतीजे तो 10 तारीख को आएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एग्जिट पोल के जरिए तस्वीर आज की साफ हो जाएगी। फिलहाल कितना मतदान हुआ है वो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, सहरसा में 37.58%, यानी कि तकरीबन 37.5% वोट। सीतामढ़ी में 31.51%, समस्तीपुर में 34.16%, वैशाली में 37.99%, यानी कि वैशाली में 38% के आसपास वोटिंग। ये तीसरे चरण के लिए 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो आपको दिखा रहे हैं। पूर्वी चंपारण 34.62%, सुपौल में 35.51%, अररिया 32.79%, मधुबनी में 34.67% अब तक की वोटिंग की खबर निकलकर सामने आई है। ये 1 बजे तक का अब तक का आंकड़ा। सीधे रुक करेंगे समस्तीपुर का। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता समस्तीपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़े बड़े दिग्गज है जो चुनावी ताल ठोक रहे हैं वहां से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब की बार किसका होगा बिहार। आप सीधे अभिषेक में चाहूंगी पीछे की तस्वीरें दिखाइए। और सुबह एक रफ्तार जरूर देखने को मिली थी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ थोड़ी सुस्ती आती गई। अब जबकि दोपहर के 2 बज चुके हैं, मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं या फिर नहीं, वोटिंग प्रतिशत आप जहां पर मौजूद हैं वहां का क्या बता रहा है? बिल्कुल चित्रा, इस वक्त हम समस्तीपुर में हैं। सुबह से दरभंगा का हम लोगों ने हाल देखा और इस वक्त आप देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, लोग अब और भी अपने घरों से निकल रहे हैं। समस्तीपुर आपको खुद मालूम है कि ये समाजवादियों का गढ़ रहा है, इलाका रहा है। पिछली बार जो चुनाव हुआ था उस दौरान आरजेडी और जेडीयू ने लगभग सभी सीटें समस्तीपुर की जीती थी। धीरे धीरे इस वक्त भी मतदान का क्रम बढ़ता जा रहा है और लगभग जो स्थिति है यहां पर भी यही है। हम एक बार फिर से कहेंगे कि मतदान की स्थिति दिखा दें। मतदान के बाहर, मतदान केंद्र के बाहर भी लोगों की भीड़ है और लोग एक एक करके वोट करने आ रहे हैं। जो रफ्तार है मतदान की वो पूरे बिहार में लगभग इस वक्त 35% के आसपास है। कई सारे लोग इस तरफ भी मौजूद हैं जो वोटिंग कर चुके हैं या वोटिंग करने वाले हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश भी करते हैं। ये बताइए, ये तो समाजवादियों का गढ़ है, आप लोगों को क्या लगता है इस बार की क्या स्थिति रहेगी? इस बार बदलाव है, इस बार तेज रफ्तार की सरकार है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस बार बदलाव हो रहा है, दिख रहा है बदलाव। जो यहाँ पर बदलाव की बात हम कैसे समझें, क्योंकि ये जो स्थिति है, पिछले चुनाव में यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू ने ज्यादातर सीटें इस जिले में जीती थी। ये बताइए क्या रहेगा माहौल? एकदम बदलाव का माहौल है, पूरा माहौल। चित्रा देखिए, अभी बिहार में जो इस वक्त की स्थिति है, शाम होते होते ये जो मतदान का प्रतिशत है, उम्मीद ये की जा रही है कि मतदान का प्रतिशत भी कुछ बढ़ सकता है, क्योंकि लोगों की जो कतार है वो सुबह एक बार दिखी थी और अब शाम का वक्त है, इस दौरान भी लोग कतार में दिखाई देने लगे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, मतदान केंद्र के बाहर तो लोग कुछ और बातें कह रहे हैं। अब देखना यह है कि मतदान क्या करके, किस तरह का मतदान निकलकर सामने आता है। समस्तीपुर ये महत्वपूर्ण सीट है। 2010-2015 में आरजेडी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन बदलाव की वो लोग बात करते हुए सवाल बड़ा ये है, बदलाव क्या केंद्र में यानी कि पटना में हो जाएगा या फिर बदलाव चूंकि आरजेडी समस्तीपुर जीत रही है वहां पर होगा? बड़ा कंफ्यूजन इस चुनाव में देखने को मिल रहा है, लेकिन दिलचस्प है, लोग बाहर निकल रहे हैं, अपनी बातें भी कह रहे हैं और बदलाव की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि मन में बिहार को आगे ले जाने की एक कहीं ना कहीं जद्दोजहद भी देखने को मिल रही है। किशनगंज का सीधे रुख कर लेते हैं और अब किशनगंज से भी हमारे संवाददाता आपको दिखाई दे रहे हैं, कुमार कुणाल। कुमार, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, किशनगंज महत्वपूर्ण सीट है चूंकि कांग्रेस पार्टी इस सीट को जीतती चली आई है, लेकिन किशनगंज में ही हुए उपचुनाव में एक सीट एआईएमआईएम ने भी पिछले साल जीती थी। फिलहाल ये बताइए, अभी तक का माहौल किशनगंज का क्या बयां कर रहा है? क्योंकि माना यही जा रहा है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, सबसे ज्यादा पोलिंग वहीं पर हो रही है। किशनगंज की कहानी क्या है? देखिए चित्रा, कहानी तो
क्या पक रही है और क्या निकलेगी और क्या खिचड़ी पकेगी, वो सब 10 को बंद हो गया है मतदान केंद्रों के अंदर ईवीएम मशीन में। लेकिन हम इस समय कोचाधामन ये विधानसभा क्षेत्र है किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का, हम वहां के एक बूथ के बाहर खड़े हैं। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरा उत्सव सा माहौल है। लोग बहुत सारे मतदान केंद्र के बाहर इस समय इकट्ठा हैं। बहुत तमाम चीजें हमने बात भी की, लोगों से परखा है भी, लेकिन हर किसी के अपनी अपनी समस्याएं, अपनी अपनी बातें। लेकिन जहां तक आपने कहा कि यहाँ पर क्या अलग है, कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन जो एंट्री मारी है यहाँ पर वो मारी है ओवैसी साहब ने। ओवैसी साहब का जो चुनाव चिन्ह है वो है पतंग। हमने पता किया तो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग पतंग उड़ा भी रहे हैं, पतंगबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पतंग उतनी ज्यादा रफ्तार नहीं पकड़ रही है क्योंकि हवा उस तरीके का नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि त्रिकोणीय बनाया है ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM ने। और जो यहाँ पर आपको हम थोड़ा रंग भी दिखा रहे हैं मतदान केंद्र के अंदर का, तो मतदान केंद्र के अंदर बीच में जब दोपहर थी तो वहां पर भीड़ छटने लगी थी, लेकिन अभी भी देखिए लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। लोग बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, अंदर बाहर भी जा रहे हैं, वोट डालने का मन बना करके आए हैं, वोट जा रहे हैं। तो अब कतार दोबारा लगनी शुरू हो गई है और यही है कि 5 बजे तक सामान्य वोटर वोट डाल सकता है। बज रहे हैं लगभग 2, यानी 3 घंटे की वोटिंग बच गई है। तो उस 3 घंटे में और 5 से 6 जो कोविड से संक्रमित लोग हैं वो जा सकते हैं। तो 3 घंटे की भी हम बात करें अगर, तो बहुत ज्यादा इस इलाके में खासतौर पर जो किशनगंज का इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर दूसरे हाफ में वोटिंग की रफ्तार ज्यादा तेज होती है और यही उम्मीद है यहाँ पर कि रफ्तार पकड़ेगी और रफ्तार हमें अब दिखाई भी देने लगी है। तो किसकी तरफ ये जो हवा का रुख है, क्या पतंग होगा या तीर को फिर सहायता करेगा या लालटेन इसमें जलता रहेगा, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इस बीच ये कांग्रेस का एक गढ़ है, जैसा आपने सही बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में 40 सीट थी, 40 सीट में 39 सीट गठबंधन हार गई थी, सिर्फ 1 सीट जीती थी, वो थी किशनगंज की सीट कांग्रेस ने जीती थी। तो ये स्थिति है, तो इस स्थिति से भी नकारा नहीं जा सकता है। हाँ। लेकिन देखिए, इंतजार कीजिए 10 तारीख को कि क्या गुल खिलाती है, किस तरफ हवा रहता है, तीर का, पतंग का, महत्वपूर्ण बातें कुमार कुणाल आप बता रहे हैं। 60% से ज्यादा मुस्लिम बहुल ये पूरा का पूरा इलाका। पतंग का जिक्र करते हुए यहाँ पर कुमार कुणाल नजर आ रहे थे। पतंग जो कि चुनाव चिन्ह है AIMIM का, अब वो पतंग दूरी भरती है, आसमान की ओर रुख करती है, बीच में कट जाती है। मांझा को कितना शार्प किया है AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने, अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन कम से कम मुकाबला वहां पर त्रिकोणीय अभी तक की स्थिति यही दिखाई दे रही है किशनगंज की। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, बिहार की चुनावी जंग अंतिम पड़ाव की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। आखिरी चरण का मतदान लगातार जारी है। मतदान करने अच्छी तादाद में लोग बाहर भी आ रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति बिहार के मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। बिहार की चुनावी जंग का ये आखिरी पड़ाव है। एक जबरदस्त तकरार है तो मतदाताओं की ये लंबी कतार भी है, जो इस जंग को और दिलचस्प बना रही है। पंद्रह जिलों की 78 सीटों के इस संग्राम में मतदाताओं का जोश उछाल मार रहा है। अभी सूरज ठीक से बादलों से बाहर भी नहीं निकला था कि घरों से मतदाताओं का बाहर निकलना शुरू हो गया। मतदाताओं की इस लंबी कतार को देखिए। सहरसा की ये चुनावी सुबह अभूतपूर्व है। यहाँ सुबह से ही मतदाताओं की लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सेदारी शुरू हो गई। इस वक्त मैं एक आदर्श मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ सहरसा में, और यहाँ से अगर पहले मुद्दों की अगर बात करें तो पहली बार बिहार की राजनीति में ऐसा देखने को मिला है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। हर बार जो है वो कहीं न कहीं बिहार में लोग जाति के नाम पर वोट करते हैं, लेकिन पहली बार तेजस्वी यादव ने एक एजेंडा सेट किया, उस एजेंडे पे वो कायम रहे। लगातार लोग उनके खिलाफ जंगल राज के आरोप लगाते रहे और भी 2 युवराज की सरकार कहते रहे। लगातार तरह तरह से तेजस्वी यादव पे जो हमले बोले गए, लेकिन उन्होंने अपना एजेंडा बिल्कुल से हिले नहीं। उन्होंने बोला कि बेरोजगारी एक मुद्दा है और वो मुद्दा जो है कहीं न कहीं लोगों के साथ कनेक्ट भी किया है। बिहार के तमाम हिस्सों से उत्साह बढ़ाने वाली ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं। इस चुनावी यज्ञ में हर तबके की हिस्सेदारी है। मुजफ्फरपुर के एक बूथ पर इस बुजुर्ग की लोकतंत्र की प्रति जिम्मेदारी देखते ही बन रही है।
चुनावी दंगल का दम दरभंगा में भी खूब दिख रहा है। यहाँ भी वोटर्स खुलकर वोटिंग कर रहे हैं। दरभंगा के शहर के एक मतदान केंद्र पर हैं और मतदान केंद्र के बाहर लाइन लगी हुई है। लोग लगातार आ रहे हैं, वोटिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो कोरोना का एक प्रोटोकॉल है वो भी दिख रहा है। सब तमाम लोगों के हाथ में पर्चियां, हाथ में ग्लव्स। जैसे ही आप आते हैं मतदान केंद्र की तरफ, वहां पर आपको सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज कराया जाता है। तो ये सब एक आम सा दृश्य हो गया है। मतदान करने आम लोग तो आ ही रहे हैं, खास चेहरे भी कतार में खूब दिख रहे हैं। मुजफ्फरपुर से नीतीश सरकार में मंत्री सुरेश शर्मा ने मतदान किया तो दरभंगा में प्लूरल पार्टी की उम्मीदवार पुष्पम प्रिया ने मतदान किया और अपनी अपनी जीत के दावे भी किए। जनता और उत्साहित है जिताने के लिए, चूंकि हम काम कर रहे हैं और उसको स्मार्ट सिटी इस बार देखना है, बना करके लेना है, इसलिए वो उत्साहित है और तीसरी बार भी वो भारी मतों से जिताएगी। आज 78 सीटों पर सियासी दलों की किस्मत कैद हो जाएगी। अब तक का मुकाबला कांटेदार रहा, वो धार इस दौर में भी बनी हुई है। बिहार का चुनाव हमेशा चुनौतियों से भरा रहा है। बिहार ही नहीं, पूरा देश टकटकी लगाए 10 नवंबर का इंतजार कर रहा है, जब नतीजे आएंगे। और बिहार के नतीजे सिर्फ बिहार के ही नहीं, उसके बड़े सियासी मायने भी होते हैं। दरभंगा से कुमार अभिषेक और सहरसा से रोहित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। नतीजे तो 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन आज शाम 5 बजे से लगातार जब सबसे सटीक एग्जिट पोल आप देखेंगे तो बिहार की तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी कि अब की बार किसका होगा बिहार। फिलहाल बिहार के चुनाव में इस बार एक शख्सियत की बेहद चर्चा है और वो है पुष्पम प्रिया। उनके पिता जेडीयू के विधायक रहे, नीतीश कुमार के करीबी रहे, लेकिन पुष्पम प्रिया ने नई लकीर खींचने की कोशिश की और चुनावी समर में उतर गई। अब उनकी जीत होती है या क्या होगा भविष्य, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उसके पहले जीत के दावे करती हुई पुष्पम प्रिया लगातार नजर आ रही हैं। कि हम ही जीतेंगे और हम सरकार बनाएंगे। और बिहार की चुनावी जंग में नई बयार की तरह उतरी है पुष्पम प्रिया। एक राजनीतिक परिवार से रिश्ता, अच्छी शिक्षा, अपनी बात जोरदार तरीके से रखने की क्षमता। पुष्पम प्रिया ने नए अंदाज में दस्तक दी है और यकीन भी दिला रही हैं कि वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रही हैं। बिहार को बदलना है, बिहार के लोगों तक पहुंचना था, पहुंचना मुश्किल था क्योंकि एक जो पूरा तंत्र बना हुआ है उसको भेदने में बहुत परेशानी होनी थी, तो इसीलिए किया। बिहार को बदलना है और बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हर समुदाय का, हर मजहब के लोगों का, सब अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लोग थक गए हैं, लोगों को अब इन लोगों से मुक्ति चाहिए और इस बार लालू जी और नीतीश जी से मुक्ति पाएंगे। बिहार के चुनाव में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जब एक महिला ने अपने दम पर नई पार्टी का गठन किया हो, अपने बूते प्रचार युद्ध में विरोधियों को चुनौती दे रही हो और जातिवाद मजहब की खाइयों में बटे बिहार में चुनाव लड़ने का हौसला दिखाया हो। स्तर जो है वो बहुत ही गिर गया है। यहाँ पे राजनीति और चुनाव सिर्फ 2 चीजों के दम पे होती है। एक तो बहुत ज्यादा पैसा जो ये 5 साल में वहाँ पे बैठ के कमाते हैं, वो पैसा सबको पता है, बांटा जाता है और जो भी होता है वी आर ऑल अवेयर, सबको पता है। और दूसरा, लोगों को लड़ा के, अलग अलग समुदाय के लोगों को लड़ा के लोगों को पिछड़ा रखते हैं। अब ये सारी चीजें नहीं होंगी। शिक्षा की बातें होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की बातें होनी चाहिए, आर्थिक विकास की बातें होनी चाहिए। सब कुछ जुमला हो गया है यहाँ पे। पुष्पम प्रिया का नाम अब बिहार की आवाम के लिए अनजान नहीं रहा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए, जेडीयू से विधान परिषद के सदस्य रहे विनोद चौधरी की बेटी। पुष्पम प्रिया ताजी हवा के झोंके की तरह बिहार की राजनीति में आई। अखबारों में पूरे पेज का विज्ञापन दिया, प्लूरल पार्टी बनाई, लोगो रखा पंखों वाले सफेद घोड़े का, जिसे ग्रीक मिथक में पेगासस के नाम से जाना जाता है, जिसे शक्ति और तीव्रता का प्रतीक माना गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो पहले से ध्रुवीकरण की शिकार सियासत में जगह बना पाएंगी? क्या वो सियासत की उस सख्त किलेबंदी को तोड़ पाएंगी जहां बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी जैसी ताकतवर पार्टियां मुस्तैदी से खड़ी हैं? दरभंगा से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
आखिरी दौर के मतदान पर सभी दलों की नजर है। सुबह सुबह तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने भारी मतदान की अपील की। सुनिए बिहार की जनता के नाम उनका क्या रहा पैगाम। जानते हैं कि बिहार जो है अपने भविष्य को लेकर के फैसला लेने का काम करेगी, और जहां तक पहले 2 चरणों की बात अगर कहें तो 2 चरण जो है लगभग एक पक्ष मतदान हुआ है। लगभग हम लोगों को 2/3 की ओर जो है बिहार अब तीसरे फेज में बढ़ रहा है। तीसरे फेज में 2/3 की ओर बढ़ रहा है। तो जो बदलाव की जो गंगा का जो बयार था, अब गंडक और कोसी का भी वही हाल है। पूरी उम्मीद वैसे ही है कि उसी तरीके से इस चरण में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चरण में उनको भी अच्छी बढ़त मिली, और लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरीके से हम लोग को जानकारी सामने आई और हम लोग के प्रत्याशियों का जिस तरीके से 2 चरण में प्रदर्शन रहा, पूरी उम्मीद करता हूं कि उससे बेहतर प्रदर्शन ही हम लोग का तीसरे चरण में भी होगा। देखिए, हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं। इस बार बिहार का एजेंडा बदला हुआ है। कोशिश जरूर हुई थी कि धार्मिक और ध्रुवीकरण और इस तरह से भावनात्मक नारे दिए गए, लेकिन बिहार के लोग जो बिहार की वस्तु स्थिति है उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और हमको लगता है कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का होगा जी, और इसको लेकर खास तौर पर युवा पीढ़ी के अंदर जी एक बहुत उत्साह है। आज के मतदान को लेकर राजनेताओं के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे, जिनके जरिए वो चुनावी मैदान में गए। कई प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं, सुनिए। जो प्रथम 2 चरण का उभार था, लोगों ने जाति धर्म के दायरे को त्याग करके नौकरी, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, समान काम समान वेतन, संविदा को खत्म करना जैसे बहुत ही मौलिक मुद्दों पर मतदान किया है, और जातिगत दायरे टूटे हैं, धार्मिक मुद्दे छूट गए हैं। ये एक बहुत बेहतर खुशहाली का संदेश है बिहार के लिए, और जो अभी 1.5-2 घंटे की खबर है कि लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। बिहार में जनता दल यूनाइटेड को और एनडीए को लोगों ने पसंद किया है, और इस बार भी जिस तरह से उन इलाकों में मुख्यमंत्री जी की सभाओं में लोग आए हैं और विकास को लेकर के जो एक स्पष्ट मॉडल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार ने रखा है, इसके लिए वहां जनादेश एनडीए को मिलेगा, और हम एक प्रभावी जनादेश की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे एक मजबूत सरकार हम बना सके। इस क्षेत्र के लोग प्रधानमंत्री जी, नीतीश कुमार जी और हमारे जो विधायक हैं उनके कार्यों के प्रति जो सबको काफी लाभ मिला है। मोतिहारी शहर का काफी विकास हुआ है, और इसका परिणाम यह है कि बड़ी संख्या में लोग आज प्रमोद जी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बिहार में बदलाव होगा सर, या निश्चित रूप से अब एनडीए की सरकार बनेगी। उसमें एनडीए की सरकार बनने में कहीं कुछ संदेह नहीं है, और 2/3 बहुमत से ज्यादा विधायक हमारे जीत कर आएंगे और नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। पीएम मोदी ने आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में छात्रों को मंत्र दिया है। सुनिए किस तरह से भविष्य को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही। देश आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देगा, बस आप एक काम कीजिए, आपकी महारत से, आपके अनुभव से, आपके टैलेंट से, आपके इनोवेशन से देश अगर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देता है, सरकार व्यवस्थाएं देता है, तो आप इस देश के गरीब से गरीब नागरिक को ईज ऑफ लिविंग देने के लिए नए नए इनोवेशंस लेकर के आइए, नई नई चीजें लेकर के आइए। पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और नए स्टार्टअप्स के लिए अनगिनत संभावनाएं बनी है। पहली बार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुले हैं। 2 दिन पहले ही बीपीओ सेक्टर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी एक बड़ा रिफॉर्म किया गया है। आप ही लोग हैं, आप जो काम करेंगे उससे देश के प्रोडक्ट्स को
ग्लोबल पहचान मिलेगी। आप जो करेंगे उससे देश के प्रयासों को गति मिलेगी। गांव गरीब के लिए देश जो प्रयास कर रहा है वो प्रयास भी आपके डेडिकेशन, आपके इनोवेशन से ही सिद्ध होने वाला है।